हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑरबिंदो फार्मा की, जिन्होंने कल यानी कि 12 नवंबर को अपने सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले साल के मुकाबले 41% कम होकर के 409 करोड़ रहा है। और ओवरऑल जो नंबर हैं वो एक्सपेक्टेशन से काफी खराब रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको ऑरबिंदो फार्मा का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो ऑरबिंदो फार्मा का जो हेडक्वार्टर है वो भारत के हैदराबाद शहर में है। ये जेनेरिक जो फार्मास्यूटिकल होते हैं या ब्रांडेड स्पेशलिटी जो फार्मास्यूटिकल और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को डेवलप, मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये दुनिया भर की जो लीडिंग रेगुलेटरी एजेंसी है, जैसे कि यूएस एफडीए सुना होगा आपने, यूके की एमएचआरए, इनके द्वारा अप्रूव्ड है। इसके साथ साथ वो जापान, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ब्राजील की एजेंसीज के द्वारा भी अप्रूव्ड है। इनके 24,000 से ज्यादा दुनिया भर में एम्प्लॉइज हैं, 155 से ज्यादा कंट्रीज में ये प्रेजेंट हैं। 27 इनकी स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग फैसिलिटी हैं और 40 बिलियन से ज्यादा इनकी डोसेज फॉर्म्स हैं। और अब अगर हम इनके सेकेंड क्वार्टर के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के नंबर काफी ज्यादा खराब रहे हैं। इनका अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए आफ्टर टैक्सेस तो पिछले साल के मुकाबले 41% गिरा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले 21% गिर करके 409 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। और यहाँ पे जो ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन थी वो 599 करोड़ थी। तो यानी कि नंबर उम्मीद से काफी ज्यादा खराब रहे हैं। रेवेन्यू की बात की जाए तो वो भी पिछले साल के मुकाबले 3% और पिछले क्वार्टर के मुकाबले 8% गिर करके 5,739 करोड़ रहा है। और यहाँ पे भी जो उम्मीद थी वो 6,257 करोड़ की थी। तो नंबर्स रेवेन्यू के मामले में भी उम्मीद से खराब रहे हैं। एबिटा की बात की जाए तो वो पिछले साल के मुकाबले 30% और पिछले क्वार्टर के मुकाबले 13% कम होकर के 837 करोड़ के आसपास रहा है। यहाँ पे भी जो उम्मीद थी 1,026 करोड़ थी। तो यानी कि हर फ्रंट पे नंबर्स ने निराश किया है। मार्जिन की बात की जाए तो 20% के मुकाबले घट करके 14.6% रहे हैं और उम्मीद भी 16.4% थी। तो यानी कि उम्मीद और पिछले साल के मुकाबले मार्जिन के नंबर भी खराब रहे हैं। तो कोई भी अच्छी न्यूज इनके नंबर से आती हुई नहीं दिखती है। और अब अगर हम इनकी सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखें तो इनके दो मेजर सेगमेंट्स हैं, एक एपीआई का हो गया, एक फॉर्मुलेशन हो गया। फॉर्मुलेशन इनका यूएस मार्केट में है, यूरोप ग्रोथ मार्केट जिसमें इंडिया भी आता है, और जो इनकी एचआईवी एड्स वगैरह का जो एंटी रेट्रोवायरल जो सेगमेंट है, इन सेगमेंट्स में इनके मेजर बिजनेसेस और रेवेन्यू आते हैं। तो अगर हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल की बात करें तो यहाँ पे 24% इनका रेवेन्यू बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल 781 करोड़ था जो कि बढ़ करके अब 969 करोड़ हो गया है। और ओवरऑल इनका जो 17% रेवेन्यू है वो एपीआई सेगमेंट से आता है। बाकी का 83% जो रेवेन्यू है वो फॉर्मुलेशन से आता है। ओवरऑल जो फॉर्मुलेशन है वहां पे रेवेन्यू 8% गिरा है। यूएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है इनका पिछले साल के मुकाबले 11% गिरा है। ये मार्केट इनका ओवरऑल 46% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि सबसे बड़ी मार्केट है। यूरोप की बात की जाए तो 26% इनका ओवरऑल रेवेन्यू यूरोप से आता है। यहाँ पे भी 9% की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा 8% रेवेन्यू इनका ग्रोथ मार्केट, जिसमें कि इंडिया भी है यानी कि डोमेस्टिक मार्केट भी है, यहाँ से आता है। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इनका रेवेन्यू 17% बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 8% ही रहता है। और एआरवी एक बहुत ही छोटा सेगमेंट है, यहाँ से कंपनी का ओवरऑल 3% रेवेन्यू आता है। यहाँ पे भी पिछले साल के मुकाबले 13% की ग्रोथ देखी गई है। हालांकि पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो मेजरली इसमें रेवेन्यू में गिरावट देखी गई है। ओवरऑल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कंपनी काफी खर्चा करती है, तो 276 करोड़ इन्होंने किया है जो कि ओवरऑल रेवेन्यू का 4.8% है। तो इससे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इनको अपने बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें कंपनी का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले तो अभी जो दिल्ली का जो लीकर केस चल रहा है उसमें इनके होल टाइम डायरेक्टर पी शरद चंद्रा रेड्डी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया था, जिसके बाद कंपनी का जो शेयर है वो 52 वीक लो पे भी टच किया है। और अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 साल में इन्होंने लगभग 12% के आसपास की रिटर्न दी है, लेकिन पिछले एक साल में ये 29% गिरा है। और इसमें से भी जो मेजर गिरावट है वो 15% पिछले 3 महीने में आई है और पिछले एक वीक में भी इनका शेयर 12% के आसपास गिरा है।
हालांकि टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका एवरेज टारगेट प्राइस 667 होना चाहिए, हायर साइड पे 820 के आसपास, लोअर साइड पे 460 455 के आसपास। तो आज की जो लेटेस्ट क्लोजिंग है वो 489 पे हुई है, तो उस हिसाब से तो ये अपने लोएस्ट टारगेट के आसपास है। तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, लेकिन कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और रिजल्ट्स जिस तरह से खराब आए हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए मंडे को इनका शेयर और भी ज्यादा गिरना चाहिए। तो अगर आपको कंपनी पे भरोसा है तो ये एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है, 29,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन अगर आप इनके कॉम्पिटिटर के मुकाबले इनका जो वैल्यूएशन देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है, क्योंकि शेयर काफी गिरा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मोर स्टेबल कंपनी हो, रिस्क फ्री लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप इस टाइम पे डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डी ये ज्यादा अच्छी ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको कंपनी पे काफी ज्यादा भरोसा है तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगर कोई भी इसमें इनका शेयर भागता है, क्योंकि काफी ज्यादा गिर चुका है, हालांकि उम्मीद नहीं है जिस तरह से नंबर आए हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी सेल ऑन राइज करने की। लेकिन बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है और कंपनी पे आपको भरोसा है तो आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज है वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।